गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, प्रिय विद्यार्थियों। आज की हमारी संगठन के सिद्धांत की कक्षा में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने संगठन के बहुत से सिद्धांत पढ़े हैं, उनके ऊपर डिस्कशन किया है। आज हम संगठन का एक और नया सिद्धांत सुपरविज़न या जिसको पर्यवेक्षण भी बोलते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। कोई भी जो संगठन होता है या ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसमें नीतियों, कानून और योजनाओं का निर्माण जितना महत्वपूर्ण कार्य है, उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण और जटिल कार्य इनका संचालन और नियंत्रण। आधुनिक प्रशासनिक संगठनों में समन्वय के लिए अपनाई जाने वाली विधियों में नियंत्रण, पर्यवेक्षण, संचार एवं नेतृत्व प्रमुख है। प्रशासनिक कार्यों के संचालन के लिए नियम विनियम बना देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि क्रियान्वयन के स्तर पर दैनिक निरीक्षण भी आवश्यक है। इसीलिए कहा जाता है कि जिस कार्य का निरीक्षण नहीं किया जाता है वह कार्य होता नहीं है। प्रशासनिक पदसोपान क्रम में ऊपर से नीचे तक सत्ता तथा उत्तरदायित्वों की एक श्रृंखला होती है, जिसमें प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी का कोई ना कोई पर्यवेक्षक भी होता है। चूंकि संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अनिवार्य भी है, उच्चाधिकारी द्वारा निम्नाधिकारी के कार्य की जांच तथा यथासंभव यथावश्यक परामर्श ही पर्यवेक्षण या अधीक्षण होता है। तो अब इसका मीनिंग देखते हैं कि सुपरविज़न अंग्रेजी के शब्द सुपर प्लस विज़न उच्च दृष्टि से बना है, जिसका अर्थ है देखने की उच्च शक्ति। सुपरविज़न का अर्थ है कि किसी वस्तु या व्यक्ति पर निगरानी रखना या जांचना सुपरविज़न का अर्थ है कि किसी वस्तु या व्यक्ति पर निगरानी रखना या ये जांच करना कि वह कार्य विधिवत ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा। तो लोक प्रशासन में इसका अर्थ है कि सत्ता सहित किसी कार्य या व्यक्ति की देखरेख से है। रेनिंग के शब्दों में दूसरों के कार्यों का सत्ता के सहयोग से निर्देशन ही पर्यवेक्षण है। टेरी और फ्रैंकलिन के अनुसार पर्यवेक्षण का अर्थ बताए गए कार्यों को पूरा करने के लिए कार्मिकों एवं अन्य साधनों के प्रयासों को दिशा और निर्देश देने से है। तो पर्यवेक्षण में मानवीय प्रकृति पर बल देते हुए मार्गरेट विलियमसन ने कहा है कि यह एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कार्मिकों को उनकी आवश्यकता के अनुसार सीखने, अपने ज्ञान एवं कौशल का सर्वोत्तम उपयोग करने तथा योग्यताओं का सुधार करने में किसी पदाधिकारी की सहायता प्राप्त होती है। इससे कर्मचारी अधिक प्रभावशाली ढंग से कार्य कर सके, जिससे कर्मचारियों और उनके संगठन को अधिकाधिक संतोष मिलता रहे। तो पर्यवेक्षण में बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे कि प्रत्येक कार्य के लिए उपयुक्त व्यक्ति का चयन होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति में कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न कर सके, इस तरह से उनको कार्य सिखाना चाहिए। कार्य संपन्न किए जाने की गति तथा कार्य क्षमता का मापन करना, जिससे ये पता चल सके कि शिक्षण प्रभावशाली रहा या नहीं रहा। जहाँ कहीं कमी या गलती रह गई हो उसे सुधारना, और जिन कार्मिकों के लिए आवश्यक प्रतीत हो उन्हें दूसरे कार्यों पर लगा देना। कोई अक्षम सिद्ध हो तो उसे हटा देना। अच्छे कार्य के लिए प्रशंसा करना और पुरस्कार भी देना। प्रत्येक व्यक्ति को व्यवस्थित रूप से एक कार्यकारी समूह में रखना। तो ये सब पूर्ण निष्पक्षता, धैर्य और चालाकी से किया जाना चाहिए, जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपनी कार्य कुशलता भली प्रकार से उत्साहपूर्वक एवं बुद्धिमत्तापूर्वक कर सके। वस्तुतः जो पर्यवेक्षण है, पर्यवेक्षण एक सतत प्रक्रिया है, दोहरी प्रक्रिया भी है। इसमें दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं और दूसरे के कार्यों का निरीक्षण भी किया जाता है। संगठन जो होता है उसमें जो लक्ष्य होते हैं, संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति, अनुशासन और समन्वय की स्थापना और कार्मिकों की सहायता भी इसका प्रमुख उद्देश्य है। ये व्यापक अवधारणा से युक्त एक प्रक्रिया है जो संगठन के उद्देश्यों, कार्य की प्रकृति तथा पदसोपान के स्तरों से प्रभावित रहती है।
उदाहरण के लिए किसी कारखाने में कार्य करने वाले श्रमिकों तथा किसी कार्यालय में कार्यरत लिपिकों का पर्यवेक्षण सदैव पृथक पृथक प्रकृति का होगा। इसी प्रकार कुशल व्यावसायिक तथा विशेषज्ञों का पर्यवेक्षण एक अकुशल कार्मिक से अलग होगा। संगठन के उच्च स्तर पर किया जाने वाला पर्यवेक्षण सीमित क्षेत्र किंतु बहुत चतुराई की मांग करता है, जबकि निम्नतम स्तर पर किए जाने वाले पर्यवेक्षण में निरंतरता और व्यापकता होना अपेक्षित होता है। पर्यवेक्षण का समन्वय, अभिप्रेरणा, नेतृत्व, कार्मिक संतुष्टि एवं निष्पादन क्षमता से सीधा संबंध होता है। पर्यवेक्षण केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया ही नहीं है, बल्कि एक शैक्षिक गतिविधि भी है। मुख्य बात है कि दृष्टिकोण क्या है। तो पर्यवेक्षण को सामान्यतः दो दृष्टियों से देखा जा सकता है। जैसा एक तो नकारात्मक दृष्टि से, कि नकारात्मक दृष्टि से ये कि पर्यवेक्षण परंपरागत निरीक्षण का ही पर्याय है, जिसमें कमियों को ढूंढना और अधीनस्थों में भय का वातावरण बनाना शामिल है। इस प्रकार के पर्यवेक्षण में केवल सदस्यों की गतिविधियों का निर्देशन और जांच आदि ही शामिल होती है। दूसरा एक सकारात्मक होता है कि सकारात्मक दृष्टि से पर्यवेक्षण में सदस्यों को कार्य की सर्वोत्तम दशाएं उपलब्ध करवाना, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखना, उनको मार्गदर्शन देना, प्रोत्साहित करना। तो वस्तुतः पर्यवेक्षण और निरीक्षण में अंतर केवल दृष्टिकोण का होता है। निरीक्षण पर्यवेक्षण की प्रक्रिया का एक अंग है, मात्र है, जबकि पर्यवेक्षण में शिक्षण और प्रोत्साहन भी शामिल होता है। फिर हम इसके प्रकार देख सकते हैं। पर्यवेक्षण क्या क्या प्रकार हो सकते हैं इसके। तो मिलेट ने पर्यवेक्षण के दो प्रकार बताए। मूलभूत या वास्तविक पर्यवेक्षण, मूलभूत या वास्तविक पर्यवेक्षण तो वह होता है जो किसी संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले वास्तविक कार्य से संबंधित होता है। जैसे सचिवालय में किसी अनुभाग के कार्य की जांच करना। एक होता है तकनीकी पर्यवेक्षण, टेक्निकल सुपरविजन। तो तकनीकी पर्यवेक्षण वह होता है जो किसी संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपनाए जा रहे तरीके या तकनीक से संबंधित होता है। जैसे सचिवालय में टाइपिस्टों के कार्य का पर्यवेक्षण करना। तीसरी श्रेणी में एकल या बहुल पर्यवेक्षण को भी सम्मिलित किया जा सकता है। किसी कार्य या व्यक्ति को जब एक पर्यवेक्षक देखता है तो यह एकल पर्यवेक्षण कहलाता है। हेनरी फेयल भी इसी के समर्थक है। बहुल पर्यवेक्षण में कई पर्यवेक्षक सम्मिलित होते हैं। ये टेलर की कार्यात्मक फॉर्मेनशिप का भी परिचायक है। चौथी श्रेणी में सूत्र तथा कार्यात्मक पर्यवेक्षण को सम्मिलित किया जाता है। सूत्र पर्यवेक्षण पद सोपान श्रृंखला से जुड़ा मूलभूत पर्यवेक्षण है, जबकि कार्यात्मक पर्यवेक्षण विशेषज्ञों के द्वारा किया जाने वाला पर्यवेक्षण होता है। अब यह कि पर्यवेक्षण की विधियां या तकनीक क्या होती है। तो यद्यपि किसी संगठन में पर्यवेक्षण की कौन सी विधि अपनाई जा सकती है, यह संगठन के उद्देश्य, आकार, कार्य की प्रकृति तथा अन्य कई कारक पर निर्भर करती है। तथापि सामान्यतः मिलेट के द्वारा बताई गई जो तकनीक है वो इस संबंध में बहुत ही चर्चा में रहती है। आपको भी सबको वो जाननी चाहिए। इन्होंने 6 प्रकार की विधियां बताई हैं। कि पहला तो है कि पहली तकनीक तो कि पूर्व स्वीकृति, कि जिस प्रकार नियोजन समन्वय के लिए प्रथम कारगर विधि है, उसी प्रकार पर्यवेक्षण के लिए भी योजनाओं एवं कार्यों का पूर्व अनुमोदन एक प्रभावी हथियार है। इस तकनीक में क्या होता है कि कार्य या योजना शुरू करने से या कोई नीति बनाने से पहले ही अधीनस्थ व्यक्ति या अभिकरण को उच्च सत्ता से स्वीकृति लेनी होती है। इस तकनीक से पर्यवेक्षक और संगठन की नीतियों, योजनाओं तथा भावी कार्यक्रमों को की पहले से जानकारी भी मिल जाती है। योजना या कार्य को स्वीकृति देते समय ही यह परिवर्तन एवं सुधार बता सकता है। तो पर्यवेक्षक या नियंत्रणकर्ता को यह भी पता चल जाता है कि कार्य में संभावित बाधाएं क्या होंगी। कठिनाइयों, विवादों तथा भ्रांतियों का समाधान भी समय रहते इसमें किया जा सकता है। भारत में जो सरकारी विभाग हैं, तो भारत में सरकारी विभागों के कार्यक्रमों की अधिकांश जो पूर्व स्वीकृतियां वित्त विभाग द्वारा दी जाती है। इसी प्रकार अन्य बहुत से कार्यों की स्वीकृति विभागाध्यक्ष तथा कार्यालयाध्यक्ष भी जारी करते हैं।
एक कारगर नियंत्रण निर्देशन विधि होते हुए भी इस तकनीक की ये कहकर के आलोचना की जाती है कि इस कार्य में अनावश्यक विलंब होता है, लाल फीताशाही रेड टेपिज्म पनपता है, कर्मचारियों तथा अधिकारियों में भी इससे तनाव बढ़ता है और संगठन को बहुत हानि भी उठानी पड़ती है। यह आरोप भी लगाया जाता है कि ये तकनीक प्राय औपचारिकताओं की पूर्ति करती है। ये पक्षपातपूर्ण भी है। आपातकालीन स्थितियों में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। दूसरा है सेवा एवं कार्यों का मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन। पर्यवेक्षण की जो दूसरी तकनीक है, पर्यवेक्षण की दूसरी तकनीक ये है कि शीर्ष प्रबंधन द्वारा अभिकरण में संचालित होने वाली सेवा या कार्यों का जो लक्ष्य है, स्तर है, उसे निर्धारित किया जाए, उसका मानकीकरण या स्टैंडर्डाइजेशन कर लिया जाए, जिसे